हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, JSSC CGL उर्दू भाषा के लिए आज चौथा क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफसाना नया कानून, जिसका मुसन्निफ़ है सादत हसन मंटू। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने अफसाना कफन को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था 3 वीडियो के माध्यम से, जिसमें से बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी किया था। दोस्तों, हम लोगों का जो टारगेट है पेपर 2 के लिए वो है 90 प्लस स्कोर करना। अगर आप सारे वीडियो को देख लेंगे और मैं जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आप सारे कर लेंगे तो इंशाल्लाह 90 प्लस स्कोर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अफसाना नया कानून पढ़ने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बता देना चाहता हूं, ताकि जब अफसाना नया कानून को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आए। अफसाना नया कानून का जो किरदार निभाया है वो है मंगू कुचवान। दोस्तों, मंगू कुचवान जो है ये तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अक्लमंद था। और मंगू कुचवान का जो काम था ये तांगा चलाया करता था, जिसमें सवारी बैठता था। तो सवारियों की बातें सुनकर ये क्या करता था, अपने साथियों को सुनाता था, जिसकी वजह से कभी कभी इसकी बात अगर सच निकल जाती थी तो इसके जो साथी थे तो इसको जो है ना बहुत इज्जत देते थे और इसको उस्ताद से पुकारते थे। एक मरतबा वाक़या ये है कि अपने साथियों को ये सुनाता है कि स्पेन में जंग छिड़ने वाली है और स्पेन में जंग छिड़ भी जाती है। तो इसके साथी जो लोग होते हैं वो इसको जो है उस्ताद से पुकारने लगते हैं। मंगू कुचवान जो है अंग्रेज़ों से बहुत ही नफ़रत करता था। किससे दोस्तों? अंग्रेज़ों से, है ना, बहुत नफ़रत करता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ही परेशान करता था। ये सोचता था कि किसी तरह से कोई नया कानून आ जाए और अंग्रेज़ों को यहाँ से, हिंदुस्तान से क्या हो जाए, ख़त्मा हो जाए। चुनांचे एक मरतबा ये होता है कि इनके जो सवारी है, तांगा है, इनमें 2 सवारी बैठता है। तो वो आपस में बातें करता है कि 1 अप्रैल से जो है नया कानून लागू हो जाएगा और जिससे अंग्रेज़ों की परेशानी हो जाएगी और हम लोगों को उससे आज़ादी मिल सकता है। तो उसके बाद होता क्या है कि जब 1 अप्रैल की सुबह होता है तो उस दिन जो है मंगू कुचवान सुबह निकलता है बाज़ार की तरफ, ताकि ये सोचता है कि हर तरह जो है ना, हर चीज़ बदल जाएगी। लेकिन जब बाज़ार पहुंचता है मंगू कुचवान तो देखता है कि सब चीज़ें वैसी की वैसी है और कोई चीज़ बदली हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये मायूस हो जाता है। तो उसी बीच क्या होता है कि एक अंग्रेज़ जो है ना, उसको बुलाता है सवारी के लिए। जब मंगू कुचवान उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो अंग्रेज़ वही है जिससे पहले, है ना, उसकी लड़ाई हो चुकी है। तो उसके बाद फिर उन दोनों की वहाँ कहासुनी होती है और दोनों में मारपीट होने लगता है, जिसकी वजह से, है ना, मंगू कुचवान को जेल लेके चला जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है, अब इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। मंगू कुचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी, यानी 0 थे। वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। क्यों? क्योंकि उसके तांगे में लोग, है ना, सवारी बैठता था, उनकी बातों को गौर से वो सुनता था। अड्डे के वह तमाम कुचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी, क्या दोस्तों नाम याद रखिएगा, गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेश गोई की थी। मुदब्बिराना अंदाज में यानी समझदारी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने इससे पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से, है ना, संजीदगी से जवाब दिया, विलायत में और कहाँ।
स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को इसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे पर जितने कुचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, हल्का यानी घेरा बनाकर हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की है ना चमकीले सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। यानी उसके तांगे में सवारी बैठा हुआ था और वह हिंदू मुस्लिम फसाद के बारे में बात कर रहा था। इसी रोज़ शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़े मुफक्किराना लहजे में कहा, ये किसकी बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदू और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलते रहते हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरविश का दिल दुखाया था और उस दरविश ने जल कर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। कौन? मंगू कुचवान। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहे तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज़ चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या वह रूस वाला, जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है। यानी अंग्रेज़ से परेशान होकर मंगू कुचवान ये चाहते थे कि ये लोग यहाँ से चला जाए और कौन आ जाए? रूस वाला या इटली वाला यहाँ आ जाए। रूस वाले की बात क्यों करता था? क्योंकि वह अच्छे आदमी थे, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने यह बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी और इस नफ़रत का सबब तो वह ये बतलाया करता था कि वह उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढारते हैं। मगर उसके तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वह उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वह एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वह गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता तो उससे मतली सी आ जाती थी, यानी उल्टी है ना आ जाती थी। ना मालूम क्यों वह कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वह लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली है ना गल गर कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत है ना मुकद्दर रहती और वह शाम को अड्डे में आकर है ना हिल मार का सिगरेट पीते या हुक्के के है ना कुछ लगाते हुए उस गोरे को जी भर कर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद, कौन? मंगू कुचवान। ये मोटी गाली देने के बाद वह अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झुका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे कौन? अंग्रेज़ अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है। उन बंदरों की औलाद ने यूं रोब गाड़ते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन यानी नया कानून जदीद आइन का निफाज होने वाला है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि वो ये चाहते भी थे कि कोई नया कानून आ जाए जिसकी वजह से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए। वह मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। ये कौन बात कर रहा है? ये जो 2 सवारी थे वो 2 सवारी बात कर रहा आपस में। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून है ना चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्यास के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा?
ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और मंगू कुचवन बहुत ही गौर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वह अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वह बार बार है ना पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी है ना बड़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा चल, ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आधा सीर दही की लस्सी पीकर, कितना दोस्तों ये याद रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम में है ना सवाल बनकर आएगा कि दीनू हलवाई की दुकान पर आधा सिर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूँछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज़ में कहा, है ना, हद तेरी ऐसी के तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल उसे वहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। यह देखकर उसके सीने में एक अजीब व गरीब तूफान बर्पा हो गया। आज वह एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए वह सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आधा घंटे तक वह चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून की निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुताबिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र है ना कर रहा था, सोच विचार कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, है ना, ब्याज यानी कर, बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मुसर्रत यानी खुशी की एक लहर दौड़ रहा था। कई बार अपनी है ना घनी मूँछों को क्या दे रहा था, वो ताव दे रहा था। अंदर अंदर हंसकर उसने उन मारवाड़ियों को गाली भी दिया। गरीबों की गुठिया में घुसे हुए खटमल नया कानून उनके लिए है ना घुलता हुआ पानी हुआ, किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। वह बेहद मसरूर था यानी खुश था। खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वह ख्याल करता कि गोरों सफ़ेद चूहों, है ना, यानी वह उनको उसी नाम से याद क्या करता था, गोरों को सफ़ेद चूहों से। सफ़ेद चूहों की है ना तूथनियाँ नए कानून के आते ही हमेशा के लिए बिलों में गायब हो जाएगी। जब नथु गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, क्योंकि इंतज़ार कर रहा था कि कोई आएगा। तो उसी बीच में कौन आया था, नथु गंजा। ऐसी खबर सुनाओ कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उग जाए। यह कहकर मंगू ने बड़े मज़े लेकर नए कानून के मुताबिक उसको है ना सुनाने लगा। एक रोज़ उसके तांगे में 2 वीर है ना सटर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे और वह खामोश से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था। फिर दूसरे दिन माने एक रोज़ की बात है कि उसके तांगे में 2 आदमी और बैठे थे और वो वही नए कानून के बारे में बातें कर रहा था। जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ये दोनों जो सवारी बैठे थे, ये दोनों सवारी आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई है। सियासी नज़रिया के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन ही नहीं है। उन बेर्स है ना सटरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूँकि उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और उसने ख्याल किया ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते हैं कि उनका वतन आज़ाद हो। चुनांचे इस ख्याल के ज़ेर असर उसने कई मरतबा उन 2 बेसटरों के हकारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, है ना, टोंटी बच्चे। ये मंगू कुचवान कहा करता था। जब कभी वह किसी को दबी ज़बान में है ना टोंटी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वह शरीफ आदमी
और टोटी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़ये के तीसरे रोज़ वह गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने टांगे में बिठाकर क्या घुमा रहा था। उसने उन तीनों लड़कों को आपस में बातें करते सुना। नए कानून ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। ये कौन बात कर रहे थे? वो बच्चे बात कर रहे थे। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वह उसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून वह दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वह नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोक बजाकर ख़रीदा था। इस साज पर जब वह नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वह तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शा यानी चमकता हुआ, वह ताबा यानी रोशन, दरख्शा व ताबा होना ज़रूरी था। पहली अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उससे मुतालिक जो तसव्वुर वह अपने जहन में कायम कर चुका था बदल न सका। वह समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उनसे उसकी आँखों को ज़रूर ठंडक पहुँचेगी। कौन सोच रहा था? ये मंगू कुचवान। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ़े मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जूता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वह नए कानून को देखने वाला था। उसे सुबह के सर्द धुंध लके में कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आई थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में ख़रीदी थी। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब की सब बंद है। कौन सोच रहा था? मंगू चौहान, क्योंकि सुबह सुबह निकल गया था। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। उसके अलावा ये भी सोचता था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा। यानी जब सुबह सुबह जब निकला तो देखा कि कोई चीज़ बदली हुई नहीं है, तो ये खुद दिल में सोच रहा कि हाई कोर्ट जो है 9 बजे खुलता है, उसके बाद ही कोई काम शुरू होगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुश पोश थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मेले से क्यों नज़र आए। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैरकुन जलवे का नज़ारा करने वाले थी। खैरकुन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ जो अल्फाज आया खैरकुन, इसका मतलब है जिनसे आंखें चकाचौंध हो जाए। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वह थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें, शीशे की अलमारी, सब दुकानें खुल गई थी, लेकिन इसको कोई भी चीज़ बदली हुई नज़र नहीं आ रही थी। वह नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिल गौर बात को आइन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था, यानी कोशिश कर रहा था। वह इसी सोच विचार में था, वो इसी सोच विचार में क्या था, गर्क था, यानी डूबा हुआ था। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क के उस तरफ
उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास है ना एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आए कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं उनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं, ये सोचकर उसके पास चला गया। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आँख झपकते में वह बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? उस सवाल में बिला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वह तो उसका ऊपर का मोछो भरा हुआ होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के उस तरफ जो मुद्दहम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी की बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सानोली लकड़ी में धारी डाल दी है। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। सुलगा रहा था, यानी सिगरेट जला रहा था। मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू की और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि बैक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आतिशे बगुलापन कर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बिल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीज़ें झाड़ रहा है गोया वो उस्ताद मंगू के उस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये लफ्ज़ उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। उसके ये लफ्ज़ अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराने और साथ ही उससे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और उस खामखा के झगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसे तवान व करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने कोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वह किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया। मंगू कुचवान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसको मार दे, लेकिन किसी मसलहत के तहत वो खामोश बैठा हुआ था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कुचवानों ही पर करता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? ठीक है। उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेज़ी थी, गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है दोनों के बीच में। किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम? तो मंगू कुचवान ने कहा, हाँ 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दहना बालों भरा हाथ बिछ कर एक वजनी घुस्से की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? मंगू कुचवान ने उससे कहा कि जाओगे या बेकार की बातें बना रहे हो? उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नज़रअंदाज कर चुका था। वह ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी पर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेर असर वह तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी
छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने को इशारा किया। ठीक है दोस्तों, अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। किसने? गोरा ने मंगू कोचवान को कहा। और वो पतली छड़ी जो है उस्ताद मंगू के, है ना, जांग पर लग रहा था। और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया, है ना। बैत के ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्ते कर, है ना, गोरे को देखा। गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पेश डालना चाहता है। फिर उसका गुस्सा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और जिसमें जीदन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया, यानी उसको मार दिया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतर कर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। यानी मंगू कोचवान जो है अंग्रेज़ों को पूरा मारने लगा। शिस्तर व मुतहैयर कोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की। और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी किसी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख व पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज़ कर दिया। वो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहा जाता था कि 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, यानी नया कानून ये सोच रहा था महमूद कुशवाहा के नया कानून लागू हो चुका है, तो अब तो हम लोग की हुकूमत है। तो वही सोच कर ये कह रहा है कि 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरज़दा मजमा की तरफ देखकर वह हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वह दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हिजूम की तरफ, यानी जो वहाँ भीड़ लग गया था उसकी तरफ देख रहा था। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वह नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? किसने कहा? पुलिस वाले ने कहा कि नया कानून क्यों बक रहे हो? कानून वही है पुराना, और इसको हवालात में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर अफसाना नया कानून ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। जो भी PDF होगा मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो अफसाना नया कानून का जो मुसन्निफ़ है सादत हसन मंटू, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा। फिर इसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए, क्लास को देखने के लिए थैंक यू।